हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम देखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इनका क्या नेचर रहता है और सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट पहले होता था, वो अब रिपील होकर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ही आ गया है। हम शुरुआत करते हैं। इसकी डेफिनेशन दी है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब्ड हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में ये 11 पॉइंट दिए हैं। बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर्स कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, कुछ ऐसे रिलेशन के लिए रेगुलेशंस रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जो वर्कर और एम्प्लॉय का रिलेशन रहेगा वो कैसे गाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी वर्कर पे लेट कमिंग का फ़ाइन लगाना है या लेट कमिंग पे कोई एक्शन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। लेट कमिंग किससे बोलेंगे, उसका फ़ाइन कितना हो सकता है या उसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है, और इस तरह के जो अन्य 10 और पॉइंट हैं उन पे आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर बना के रख लीजिए जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये रिलेशंस जो इसमें दिए हुए हैं आप फॉलो करिए, ताकि डिस्क्रिशन, दैट मीन्स आर्बिट्ररी एक्शन का कोई स्कोप ना रहे। कोई वर्कर ये कंप्लेंट ना कर पाए कि मुझसे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ओवरव्यू में आपको अपने आंसर में यही बात लिखनी है कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये 11 पॉइंट्स आप देख लीजिए कि किन किन चीज़ों के ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना ज़रूरी है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में। अब ये चैप्टर 4 में दिए हैं आईआर कोड के। इसकी एप्लीकेशन दी है सेक्शन 28 में कि किन किन इस्टेब्लिशमेंट्स को स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने रहेंगे। तो फर्स्ट सब सेक्शन में दिया है कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 300 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और पिछले 12 महीने में किसी एक दिन भी 300 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों तो भी ये चैप्टर के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल होंगे, उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिपेयर करने रहेंगे। अब सेकेंड सब सेक्शन कहता है कि फॉलोइंग रूल्स इन पे अप्लाई होते हैं, वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप रीड कर लीजिए। बेसिकली फंडा यही है, जो सिविल सर्विसेज के मेंबर हो गए, मतलब जो गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में है, जो डिफेंस सर्विस में है और रेलवे सर्विस में है, उन पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई नहीं होंगे, उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है और कौन से ऐसे क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। और 39 सेक्शन 39 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर भी दी है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए कि उन्हें भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली SEZs में काफ़ी एग्जेम्पशन मिलता है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फैक्ट्रीज या कंपनीज होती हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़े, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। सेक्शन 29 में दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगी। ये बेसिकली एक आइडियल स्टैंडिंग ऑर्डर सरकार बना के रख दे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिससे गाइडेंस मिले कि परफेक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होंगे, और उसको देखते हुए ही कोई भी एम्प्लॉयर और यूनियन और सर्टिफाइंग ऑफिसर स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिपेयर करेंगे अपनी इस्टेब्लिशमेंट के। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और 29(2) में यही दिया है कि जब तक स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाई नहीं हो जाते तब तक मान लिया जाएगा कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ही अप्लाई होते हैं उस इस्टेब्लिशमेंट पे। अब सर्टिफिकेशन हम देखें। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं नोट्स बना नहीं पाया। आप मेरे ऑडियो पे ज़्यादा ध्यान दें, आप समझ जाएंगे। आप पढ़ना चाहें तो ये पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ऑलमोस्ट, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। 30 जो सेक्शन है उसमें 11 सब सेक्शंस हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर को ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करने हैं 6 महीने के अंदर। 6 महीने तब से देखा जाएगा कि ये कोड उसके ऊपर कब लागू हुआ। कमेंसमेंट लिखा है, अब आप कमेंसमेंट मान लीजिए, हालांकि वो तो जो पिछला स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट था वो बहुत पुराना था। जब भी 300 वर्कर हो गए तब से उसको 6 महीने के अंदर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर।
मतलब जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था उसको देखते हुए सेकेंडली जो फर्स्ट शेड्यूल में 11 टॉपिक्स थे उनके ऊपर और उसके अलावा भी कुछ मैटर्स वो इंक्लूड कर सकता है उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। और ऐसे ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर वो प्रिपेयर करेगा। सब सेक्शन 2 में कहा है कि ये प्रिपेयर जब करेंगे ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर तो आपको ट्रेड यूनियन या नेगोशिएटिंग यूनियन या मेंबर्स ऑफ नेगोशिएटिंग काउंसिल से कंसल्ट करना है। मतलब उनकी भी ना सिर्फ राय लेनी है, उनकी सहमति से बनाने हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ये ड्राफ्ट बनाना है और ड्राफ्ट फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देना है। 3 में दिया है कि इन केस कोई इस्टेब्लिशमेंट जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए अगर वो एज इट इज़ अडॉप्ट करना चाह रहा है तो उसे कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ सर्टिफाइंग ऑफिसर को बता दे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अडॉप्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा उसे फिर फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। सब सेक्शन 4 में दिया है कि जहाँ सर्टिफाइंग ऑफिसर को ये रिसीव हुए ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर उसे लग रहा है कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो वो वापस बताएगा एम्प्लॉयर को कि आप ऐसा मॉडिफिकेशन करिए। तो जो मॉडिफिकेशन वापस से करके एम्प्लॉयर को भेजना है वो भी 6 महीने के अंदर ही भेजना है, जो अपन ने सबसेक्शन 1 में देखा था 6 महीने का टाइम पीरियड। सबसेक्शन 5 में दिया है कि जब सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर आएगा या फिर वो मॉडिफाई करते हुए ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर आएगा तो पहले तो सर्टिफाइंग ऑफिसर ट्रेड यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल या फिर जहाँ पे नहीं है TU, NU या NC, वहाँ पे कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ऐसे वो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव ले ले, उनसे कंसल्ट कर ले, उनके कमेंट्स ले ले। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने तो उनसे कंसल्टेशन किया ही है, लेकिन जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो भी एक बार श्योर हो जाए कि कंसल्टेशन किया गया है। और ये सारी प्रोसेस सर्टिफाइंग ऑफिसर को 60 दिन में कंप्लीट करनी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर मान लिया जाएगा कि सर्टिफिकेशन हो चुका है। 60 डेज़ के अंदर जब उनके पास ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसे मॉडिफिकेशन आए हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर को सर्टिफाई करके देना है। 6 में सिंपल बात कही है कि सर्टिफाइबल स्टैंडिंग ऑर्डर तभी होंगे जब प्रोविज़न जो फर्स्ट शेड्यूल के हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं और इस कोड के पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अदर जो प्रोविज़न है उसकी कंफर्मिटी में है। एक ही बात बार बार बोली गई है। 7 में कहा है इट शैल बी फंक्शन ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर टू एडजुडिकेट, मतलब एक अपीलेट अथॉरिटी और जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है, अपीलेट अथॉरिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है, उनके ऊपर ये फंक्शन है कि वो देखें जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स बने हैं वो एक तो रीज़नेबल है, दूसरा मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के कंफर्मिटी में है और बाकी प्रोविजंस को फॉलो करते हैं इस कोड के वगैरह वगैरह। सेक्शन 8 में दिया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई कर देने हैं उनको। जब भी सर्टिफिकेट मिलता है स्टैंडिंग ऑर्डर का सर्टिफाइंग ऑफिसर के द्वारा सब सेक्शन 8 में ही दिया जाता है और इसमें लिखा है जब सर्टिफाइंग ऑफिसर सर्टिफाई कर देगा, सर्टिफाई ऐसा करने के 7 दिन के अंदर उनको कॉपीज़ भेजनी है इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर कि सर्टिफिकेशन हो गया, अपना सील ठप्पा लगा के। एक तो एम्प्लॉयर को भेजेगा, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर में जब बोलता हूँ आपको पता ही उसमें ट्रेड यूनियन आ जाता है, NU आ जाती है, NC आ जाती है। 9 में दिया गया है कि ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर प्रपोज्ड शैल बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट। जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर भेज रहा है उसमें एक स्टेटमेंट भी ऐड करके भेजना है जिसमें कुछ पर्टिकुलर्स रहेंगे वर्कर्स से रिलेटेड। और वो क्या रहेंगे, वो प्रिस्क्राइब्ड होता है। उसमें कुछ ऐसे डिटेल्स हो सकते हैं कि कितने वर्कर हैं, क्या क्लास ऑफ वर्कर है, वगैरह वगैरह। अब जॉइंट स्टैंडिंग ऑर्डर का एक प्रोविज़न है सब सेक्शन 10 में कि जहाँ एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को
3-4 ऑफिसेज आप मान लीजिए या 3-4 कंपनी मान लीजिए, इनका आसपास ऑफिस है, उनके ओनर फ्रेंड्स हैं, उन्हें लगता है कि हम सभी सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट रन कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में 4 बड़े बड़े ऑफिसेज हैं आईटी के, तो वो सोचते हैं कि हम अलग अलग ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों प्रिपेयर करें, हम जो 4 लोग हैं हम चारों अपनी कंपनी का सेम स्टैंडिंग ऑर्डर बना के सर्टिफाई करा लेते हैं। तो वो ऐसा साथ में कर सकते हैं। उसके लिए जो उन्हें प्रोसेस फॉलो करनी है सिर्फ एक बार करनी पड़ेगी। बता दें कि हम जॉइंट ड्राफ्ट भेज रहे हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर को ऐसा बता दें। हालांकि जो प्रोविजंस, जो प्रोसीजर पूरा सेम फॉलो होगा। जो ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन और वगैरह वगैरह रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव एक एक करके उनका कंसल्टेशन और उनका अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड सर्टिफाइंग ऑफिसर देखेगा। सिंपल सी बात है, इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सब सेक्शन 11 यही कहता है कि ये कोड जो है 2020 में आया, इसके पहले भी स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रोविज़न रहा था। तो जिन इस्टेब्लिशमेंट के पास पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड थे, उनको वापस से पूरा ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो स्टैंडिंग ऑर्डर है सर्टिफाइड मान लिया जाएगा कि इस कोड में भी सर्टिफाइड है। बस वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए इस प्रोविज़न ऑफ दिस कोड से। इस कोड में वैसे बहुत ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट रहा नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर इस चैप्टर के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसके अपोज में जिसके नॉट इन कन्फर्मिटी है कोई भी प्रोविज़न ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर का, तो दिक्कत आएगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी सर्टिफाइड ही रहेंगे। सेक्शन 32 नेक्स्ट सेक्शन कहता है अपील्स का, कि किसी भी ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉयर को ही, खुद को ही मान लीजिए, या रिप्रेजेंटेटिव वर्कर, किसी को भी दिक्कत है कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने प्रोसेस ढंग से नहीं फॉलो करी है और सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अपील जाएगी अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, और मैं शायद आपको बता नहीं पाया, सर्टिफाइंग ऑफिसर को भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अब डेट ऑफ ऑपरेशन, जब स्टैंडिंग ऑर्डर का सर्टिफिकेशन हो गया है सबसेक्शन 8 में और 7 दिन के अंदर उसकी कॉपी दे ही देते हैं। तो जब कॉपी मिल गई है रिप्रेजेंटेटिव वर्कर को और एम्प्लॉयर को, उसके 30 दिन के बाद ऑपरेशन चालू होता है स्टैंडिंग ऑर्डर का। एकदम से नहीं हो जाता, सर्टिफिकेट मिलने के 30 डेज़ के अंदर। फिर सबसेक्शन 2 कहता है द टेक्स्ट ऑफ स्टैंडिंग शैल बी मेंटेन। एम्प्लॉयर के पास जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो अवेलेबल हमेशा होना चाहिए। अब रजिस्टर, ये सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑफिस में या कहीं भी एक रजिस्टर में मेंटेन करें सारे उसने जितने भी स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई किए हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, छोटी सी बात है। और उसकी कॉपी किसी भी पर्सन को दी जाए कुछ फ़ी लेके, जो प्रिस्क्राइब की जाएगी। अब यहाँ एनी पर्सन लिखा है तो ये पब्लिक चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उस फैक्ट्री या उस कंपनी में काम कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयर हैं वही लोग ले सकते हैं। कोई भी पर्सन ऐसे ऐसे पैसे फीस देकर वो स्टैंडिंग ऑर्डर, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी ले सकता है। अब बात रही स्टैंडिंग ऑर्डर एक बार बन गए तो उनमें कुछ चेंज करना है, वो कैसे करें। 35 सेक्शन 35 कहता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक बार बन गया, आप कम से कम 6 महीने उसे देखो, 6 महीने तक उसको ऑब्ज़र्व करो कि कैसा काम कर रहा है, उसके बाद ही चेंजेस होंगे। लेकिन अगर कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर एकदम ही गलत बन गया है जिससे बहुत दिक्कत आ रही है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर और एम्प्लॉयर अग्रीमेंट कर लें, और अग्रीमेंट करने के बाद फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर को बोलें कि हमें अमेंडमेंट करना है। वरना जनरल रूल यही है कि 6 महीने बाद ही उसको 6 महीने तक ऑब्ज़र्व करो, तभी उसमें कुछ चेंज करो या मॉडिफिकेशन करो।
फिर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाई टू स्टैंडिंग एंड सबसेक्शन 3, ये सेम ही बात कहते हैं कि जब मॉडिफिकेशन स्टैंडिंग ऑर्डर में करना भी है तब वही सारे प्रोसीजर फॉलो होंगे जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करते टाइम होते हैं। और सबसेक्शन 2 ये भी कहता है कि जब मॉडिफिकेशन अग्रीमेंट से हो रहा है तो आप मॉडिफिकेशन जब प्रपोज कर रहे हैं तो साथ में अग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी भेजेंगे सर्टिफाइंग ऑफिसर को। और इसमें एक ही केस लॉ है, बाकी केस लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये केस लॉ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी वर्सेस वर्कमैन 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया है कि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर जो रहते हैं उनका एक स्टैच्यूटरी इफेक्ट है। इस कोर्ट के अंदर वो सर्टिफाइड हैं, तो उस टाइम पे एक्ट के अंदर सर्टिफाइड थे, उनका एक स्टैच्यूटरी इफेक्ट है। कोई एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकता कि अपने एम्प्लॉयज़ से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। कोई नया एम्प्लॉई आ रहा है जॉब की तलाश में कि उसे जॉब मिल जाए, तो एम्प्लॉयर उसका फ़ायदा उठा के उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आपके ऊपर ये स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं लगेंगे, दूसरे रूल्स अप्लाई होंगे। ऐसा कोई एम्प्लॉयर नहीं कर सकता, कोई वर्कर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये इस केस में हेल्ड हुआ था। अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स के नेचर और सर्टिफिकेशन में यही था। मैंने एग्ज़ाम नियर है हमारे कॉलेजेस के, तो आई थॉट ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहेगा, इसलिए जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाया था, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं समझा पाऊँगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।